तो लोड कंपनसेशन हम कब एम्प्लॉय करते हैं? आपका लोड है, उसका कुछ रिएक्टिव पावर वो डिमांड है उसकी, तो सिस्टम जो होता है आपका, जो यूटिलिटी होती है वो कहती है हम आपको ये रिएक्टिव पावर दे देंगे हम आपको, लेकिन हम इसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज करेंगे। तो ये जो आपकी इंडस्ट्रीज होती है क्या करते हैं, खुद से एक इस तरह कैपेसिटर बैंक सर ले। आपकी आवाज बहुत कट रही है। आवाज आ रही है सबको? सबको आवाज आ रही है? यस सर। सर आ रही है, बीच में कटती है फिर। वो अ, अभी आ रही है। कभी कभी आपके साइड पे भी प्रॉब्लम होती है। तो जो आपकी यूटिलिटी होती है वो कहती है कि मैं आपको एक्स्ट्रा चार्ज कॉस्ट करूँ, तो जो इंडस्ट्री है ये खुद से अपने एंड पे ये कैपेसिटर बैंक लगा लेते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है इनको रिएक्टिव पावर की, वो अब इनको नहीं देनी पड़ती है। तो आपका यूनिटी पावर फैक्टर आ जाता है। वो रिएक्टिव पावर की जो एक्स्ट्रा डिमांड है वो आप खुद से ही फुलफिल कर लेते हो। इसके अलावा एक और टाइप की कंपनसेशन है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम कंपनसेशन। सिस्टम कंपनसेशन में क्या होगा आपका, ये जैसे यहां पर आपका ये कैपेसिटर लगा हुआ था, अब कैपेसिटर की जगह पे क्या करेंगे, जो यूटिलिटी होती है वही ये यहां पर कैपेसिटर की जगह पे एक कंट्रोलर लगा देते हैं। यहां पर एक कंट्रोलर होगा। अब देखो ये जो है आपका कैपेसिटर, ये एक पैसिव कंपनसेशन देते हैं। ये क्या डिसएडवांटेजेस होती है ऑफ कैपेसिटर्स, और क्यों हम फैक्ट्स कंट्रोलर्स को ज़्यादा वाई आर दे बेटर, ये हम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। इसमें इन स्टेप्स ऑफ कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकते हो। फैक्ट्स कंट्रोलर में आप स्मूथली कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, यूटिलिटी ही यहाँ पर एक कंपनसेटर लगाती है। एक सेकेंड। तो जो आपकी यूटिलिटी है वो यहाँ पर एक कंपनसेटर लगाती है, और वो कंपनसेटर क्या करता है, इट प्रोवाइड्स कंपनसेशन। ये बिल्कुल कैपेसिटर की तरह ही वर्क करते हैं, लेकिन ये आपके एक्टिव कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर कंपनसेशन इट कैन बी वेरी स्मूथ। यहाँ पर जो आपके कैपेसिटर बैंक्स होते हैं, यहाँ पर आपको इन स्टेप्स कंपनसेशन मिलती है, आप एक स्मूथ कंपनसेशन नहीं कर पाते। तो सिस्टम जो होता है, आप सिस्टम कंपनसेशन में एक फैक्ट्स कंट्रोलर लगा देते हैं। अब ये फैक्ट्स कंट्रोलर क्या करता है, एक तो ये आईसी करंट जनरेट करेगा, उस आईसी की वजह से क्या होगा, आपका ये वाला डेल्टा V1 ड्रॉप कंपनसेट हो जाएगा। इसके अलावा ये और एक करंट जनरेट करेगा, डेल्टा आईसी। उस डेल्टा आईसी की वजह से क्या होगा, थोड़ा आपका जो, क्योंकि देखो इसकी वजह से आपका वीएस थोड़ा सा आपका बढ़ गया था, आपका वीएस थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये जो अपने डेल्टा आईसी थोड़ी एक एडिशनल और करंट ले ली, इसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पर ड्रॉप थोड़ा, ये जो अपोजिट डायरेक्शन वाला ड्रॉप है ये थोड़ा और बढ़ेगा, और उसके बाद डेल्टा V2 जब लोगे आप, आपको वीएस वीआर के ऑलमोस्ट बराबर ही मिल जाएगा। तो ये होती है आपकी सिस्टम कंपनसेशन। इसके बाद कंपनसेशन के क्या फायदे होते हैं वो चीज हमने देखी, नीड फॉर कंपनसेशन, ये सब हमने इसमें पढ़ लिया था। उसके बाद आए थे हम आइडियल शंट कंपनसेशन में। तो आइडियल शंट कंपनसेशन में हमने क्या देखा कि जो अगर आप वोल्टेज प्रोफाइल देखते हो अपने सिस्टम की, तो आपकी वोल्टेज, हम चाहते हैं कि ऐसे हमें एक फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल मिले, लेकिन जैसे जैसे लाइन की लेंथ, क्योंकि एट सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग मैंने कहा था कि पावर ट्रांसफर जो है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ, लेकिन हम सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग पे काम नहीं कर पाते। उसकी वजह से हमने देखा था कैसे आपकी वोल्टेज ऐसे ड्रॉप 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 होती है, मिनिमम आ जाती है एट द मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, या फिर ऐसे मैक्सिमम हो जाएगी एट द मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ये आपकी वोल्टेज होती थी।
तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे है? एट द मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो अगर अब आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करनी है, आप कंपनसेशन किस जगह पे प्रोवाइड करोगे? जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे? एट द मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो आप क्या करते हो? एक कंपनसेटर कनेक्ट करते हो एट द मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। यहां पर आप एक कंपनसेटर कनेक्ट कर देते हो। तो कंपनसेटर कनेक्ट करने की वजह से क्या होगा? ये कंपनसेटर जैसे ही आपकी वोल्टेज ड्रॉप होनी स्टार्ट होगी, ये कुछ सिस्टम में करंट, इट विल पंप सम करंट इनटू द सिस्टम। वो क्या करेगी? वो जो आपकी लाइन रिएक्टेंस है, उसकी वजह से जो ड्रॉप हो रहा था, उसको ये कैंसिल आउट कर देगा और आपकी वोल्टेज वापस क्या हो जाएगी? आपको एक फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल मिल जाएगी। तो ये क्या करता है? ये पावर को कम होने नहीं देगा आपके। तो आप क्या करते हो? यहाँ लाइन के बीच में एक कंपनसेटर लगा देते हो। ये कौन सा कंपनसेटर है? एक फैक्ट्स कंट्रोलर आप यहाँ पर लगा रहे हो इन शंट। अब जब आपने इन शंट एक कंपनसेटर लगा दिया, तो आपकी लाइन क्या हो गई है? इसने बेसिकली क्या कर दिया? आपकी लाइन को दो हिस्सों में इसने डिवाइड कर दिया। तो एक आपका पॉइंट है फ्रॉम सोर्स टू ये कंट्रोलर, और दूसरा आपकी लाइन डिवाइड हो गई है फ्रॉम कंट्रोलर टू जो आपका रिसीविंग एंड है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? अगर हम एक लॉसलेस लाइन कंसिडर कर रहे हैं, पहले पावर ट्रांसफर होगा फ्रॉम सेंडिंग एंड टू दिस कंपनसेटर, एंड देन फ्रॉम कंपनसेटर टू योर रिसीविंग एंड। सो व्हाट विल बी द पावर ट्रांसफर्ड ओवर द लाइन? इट विल बी, अब देखो यहां पर भी, क्योंकि अब आपने क्या कर दिया, इस लाइन को आपने, अब लाइन को क्या, क्योंकि कंपनसेटर आपने कनेक्ट किया है, तो आपकी लाइन क्या हो चुकी है? इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब देखो इस पार्ट का भी कुछ एक मिड पॉइंट होगा। अब देखो, आप फ्लैट, आपको एक बिल्कुल फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल नहीं मिलेगी। यहां पर भी आपको एक ऐसी वोल्टेज प्रोफाइल मिलेगी। इतना आपको आइडिया हो जाना चाहिए। आपने कंपनसेटर मिड पॉइंट पे लगाया, इन जगहों पे थोड़ी ना कोई कंपनसेशन है। तो आपको ऐसी मिड, आपको अगर ये आपका मिड पॉइंट है, यहां से आप स्टार्ट करो। आपकी अभी वीएस है वोल्टेज, ये ड्रॉप करेगी, ड्रॉप करेगी, ड्रॉप करेगी। जो आपकी वोल्टेज है वो ऐसे ड्रॉप करेगी, और जैसे ये मिड पॉइंट पे पहुंचेगी, मिड पॉइंट पे कंपनसेटर, कंपनसेटर इसको वापस खींच के आपको इसी वी वाली वोल्टेज पे वापस ले आएगा। उसके बाद फिर आपकी ऐसे ही वोल्टेज चेंज होती होती जाएगी, फिर आपको एक ऐसी वोल्टेज मिलेगी। लेकिन पहले केस से इट इज फार बेटर। पहले केस में तो आपको कुछ ऐसी वोल्टेज मिल रही थी ये, तो कंपनसेटर की वजह से इट इज फार बेटर। अब देखो यहाँ पर भी वही बिल्कुल, अब आप इसको, जैसे हमने पिछले वालों क्लासेस में पावर ट्रांसफर ओवर लाइन निकाला था, तो अब देखो अब ये वाला एरिया भी, इसमें इधर पे भी अब जो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? वीएसएम। वो मिड पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ये है आपका वीएसएम। तो इफ दिस इज वीएस, दिस इज योर वीआर, इन दोनों के बीच में एंगल है डेल्टा, मिड पॉइंट वोल्टेज है आपकी वीएम। तो वीएम प्लस ये वाला ड्रॉप आईएसएम जे x/2, ये वीएस के बराबर होता है। ठीक है। और अब इन दो के बीच की मिड पॉइंट वोल्टेज है वीएसएम। अब देखो जे आईएसएम x/2, इसकी डायरेक्शन ये है, तो करंट किस डायरेक्शन में होगी? एट 90 डिग्री टू दिस। तो एट 90 डिग्री टू दिस आ रहा है ये हमारा आईएसएम। सिमिलरली यहाँ पर वी आर किसके, जो आपका ये वीएम है, ये किसके बराबर है? वी आर प्लस ये वाला ड्रॉप। तो अगर ये वाला ड्रॉप ऐसे आ रहा है एट 90 डिग्री टू दिस विल बी योर करंट, क्योंकि ये यहाँ पर एक आपका ये रिएक्टेंस है, तो करंट और इस वोल्टेज ड्रॉप के बीच में 90 डिग्री का फेज एंगल होगा। तो आपका आईएमआर यहाँ से आ रहा है। सो पावर ट्रांसफर ओवर द लाइन विल बी, क्योंकि हमने एक लॉसलेस लाइन कंसिडर की है, तो पावर ट्रांसफर होगा बराबर वीएसएम इंटू दिस आईएसएम। और वीएसएम के वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ से हमने एज्यूम किया कि अवर वी एस इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू वी, तो फिर आपने ये ट्राइंगल लिया। तो यहाँ पर आपका आ रहा है कॉस डेल्टा बाय 4, ये आ रहा था वी एस एम अपॉन वी, तो वी एस एम आपका आया वी कॉस डेल्टा बाय 4। सिमिलरली साइन डेल्टा बाय 4, ये आपका आया आई एस एम एक्स अपॉन 4 बाय वी। तो यहाँ से हमने आई एस एम का वैल्यू निकाल लिया। तो पावर ट्रांसफर हमारा वी एस एम इंटू आई एस एम के बराबर होता है
तो इस चीज को जब हमने सॉल्व किया, हमने देखा जो पावर ऑफ ट्रांसफर हमारा आ रहा है, पावर आ रहा है बराबर ट्वाइस वी स्क्वायर एक्स साइन डेल्टा बाय 2। तो जो पुराना केस था, जब यहाँ पर कोई भी कंपनसेटर कनेक्टेड नहीं था, जब यहाँ पर कोई भी कंपनसेटर कनेक्टेड नहीं होता है, उस टाइम पे जो हमारा पावर आ रहा है, वो पावर आ रहा है बराबर वी स्क्वायर बाय एक्स साइन डेल्टा के। लेकिन जब आप कंपनसेशन, शंट कंपनसेशन दे रहे हो, उस टाइम पे जो आपका पावर आ रहा है, दैट इज कमिंग इक्वल टू ट्वाइस वी स्क्वायर अपॉन एक्स साइन डेल्टा बाय 2। तो यहां पर हमने दो चीजें देखी। पहली चीज, अगर आप पावर ट्रांसफर देखो, पहले केस में कैसा आ रहा था, पहले केस में आपको कुछ ऐसा ये मिल रहा था कर्व। ये आपकी डेल्टा की एक्सिस है एंड दिस इज पावर। तो मैक्सिमम पावर कितना होता है एट डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री, आपका वी स्क्वायर अपॉन एक्स आएगा। तो यहां पर जो मैक्सिमम पावर आप ट्रांसफर कर सकते हो, वो आ रहा है बराबर, इसका नाम रखा पी मैक्स 1, ये आ रहा है बराबर वी स्क्वायर अपॉन एक्स के। अब आप यहां पर देखो, अगर आपको ये 1 के बराबर चाहिए, तो आपको अब यहां पर डेल्टा कितना पुट करना है। इफ यू पुट डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपका मैक्सिमम पावर कितना आ जाएगा, ट्वाइस वी स्क्वायर अपॉन एक्स साइन 180 बाई 2, वो हो गया साइन 90। तो यहां पर आपका मैक्सिमम पावर आ रहा है ट्वाइस वी स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये कब आ रहा है, जब आपका डेल्टा है इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कहां पे आ रहा है आपका, ये रहा आपका 180 डिग्री, ये आपका पाई है। तो आपका जो पावर आ रहा है, वो एक तो डबल आ रहा है, ड्यू टू शंट कंपनसेशन आपका जो पावर है वो इससे डबल आ रहा है। अब देखो आपने कितना ज्यादा ये बढ़ा दिया। अब हमारी लाइन ऑलमोस्ट डबल ऑफ पावर, इट कैन ट्रांसफर मोर पावर। आप इसको और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। अब देखो जैसे आपकी ये लाइन है, आप क्या करो, यहां पर आपका कंपनसेटर था, अब आपने देखा यहां पर भी मेरी वोल्टेज ऐसे ड्रॉप हो रही है। तो आप ये भी कर सकते हो, आप यहां पर एक और कंपनसेटर लगाओगे, आप यहां पर एक और कंपनसेटर लगा दोगे। तो आप ये भी तो कर सकते हो, आप ऐसे एक और कंपनसेटर लगा दोगे, यहां पर भी एक कंपनसेटर लगा दोगे। अब आप ये चीज देखोगे, आप जितने ज्यादा कंपनसेटर लगाओगे, आपकी वोल्टेज प्रोफाइल उतनी बेटर होती जाएगी। आप कंपनसेटर लगा रहे हो जिसकी वजह से आपकी वोल्टेज, ये देखो अब आपको ऐसी मिल रही है। आप जितने ज्यादा कंपनसेटर लगा रहे हो, उतना ये जो आपका वोल्टेज में ये ड्रॉप आ रहा था, कम मिल रहा है। देखो पहले वाले केस में आपको ऐसा मिल रही है वोल्टेज, दूसरे वाले केस में आपको ये ऐसी वोल्टेज मिल रही है, और तीसरे केस में आपको ऐसी वोल्टेज मिल। पावर ट्रांसफर बढ़ता जा रहा है, लेकिन देखो एक कैपेबिलिटी भी है। आफ्टर सम टाइम आपकी जो, देखो जितना ट्रांसमिशन लाइन में कैपेबिलिटी है, उससे ज्यादा तो वो ट्रांसफर नहीं ना कर सकती। जो उसके थर्मल लिमिट्स हैं, उन थर्मल लिमिट से अगर आप आगे निकल गए, तो उसके आगे आप क्या करोगे। एक इंसान है जो अभी जो उसकी जो उसका पोटेंशियल था, वो उसके हाफ पोटेंशियल पे काम कर रहा था। अब आपने उसका पोटेंशियल बढ़ा दिया, आपने कुछ चीजें की उसमें, उस इंसान का पोटेंशियल बढ़ा, बट एक टाइम आता है जब उसका वो मैक्सिमम, मतलब जो एफर्ट वो डाल सकता है वो मैक्सिमम हो गया। अब आप उससे ज्यादा कुछ कर दोगे तो ब्रेक डाउन आपका हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, आप अनलिमिटेड कंपनसेटर्स लगाते जाओगे, पावर ट्रांसफर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। आपको साथ साइड बाय साइड ये भी देखना है कि मेरी जो ट्रांसमिशन लाइन, ये मैक्सिमम कितना पावर इसके थ्रू मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। तो वहां पर आते हैं आपके वो थर्मल लिमिट्स।
अगर आपने वो लिमिट क्रॉस कर दिया तो ट्रांसमिशन लाइन, जब आपने उसको ओवरलोड कर दिया तो आप देखोगे आपकी ट्रांसमिशन लाइन उड़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो है अबाउट एक्टिव पावर। अब हम देखते हैं आपका जो रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर के साथ क्या होगा। तो हम जानते हैं रिएक्टिव पावर हमारा बराबर होता है V इंटू आई साइन डेल्टा बाई टू। ये आपकी मिड पॉइंट वोल्टेज है, मिड पॉइंट पे जो करंट होगी वो मैं ले रहा हूँ आई इंटू साइन डेल्टा बाई टू, क्योंकि मिड पॉइंट वोल्टेज और जो आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज है उसके बीच में जो आपका एंगल आ रहा है वो आ रहा है साइन डेल्टा बाय 4। तो v आपका ऐसा ही रहेगा, आई हमने निकाला था 4v अपॉन एक्स साइन, सॉरी साइन, एक सेकेंड, तो ये जो आपकी अब आपको निकालनी है, जो आपको रिएक्टिव पावर निकालना है। तो रिएक्टिव पावर में आप क्या लोगे, आप ये वोल्टेज ले रहे हो v इंटू करंट आई, और इस करंट आई और इस वोल्टेज के बीच में एंगल कितना है, डेल्टा बाय 4। लेकिन आप यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, क्योंकि आप रिएक्टिव पावर निकाल रहे हो, आप साइन यूज करोगे। दिस इज v इंटू आई साइन डेल्टा बाय 4। तो v इंटू आई का हमने वैल्यू निकालता 4v अपॉन एक्स साइन डेल्टा बाय 4। तो ये आपका आ जाएगा, इस आई के साथ अपना भी था 4v अपॉन, ये तो साइन डेल्टा बाय 4 एक ये वाला है, जो आपका आई था इसके साथ अपना साइन डेल्टा बाय 4 भी है। तो आपका जो रिएक्टिव पावर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 4v स्क्वायर अपॉन एक्स साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 4। ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाता है आपका बराबर 1 माइनस कॉस 2a के बराबर आ जाता है। सो योर q विल बी इक्वल टू 2v स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस कॉस डेल्टा बाय 2। सॉरी, यहाँ पे बीच में कभी डिस्टरबेंस आ जाती है। तो आपका जो रिएक्टिव पावर आ रहा है वो आ रहा है बराबर ट्वाइस वी स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस कॉस डेल्टा बाय 2। ये है विद कंपनसेशन। विदाउट कंपनसेशन हमने देखा था जो रिएक्टिव पावर आया था वो आया था बराबर वी स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस कॉस डेल्टा। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हो आपका रिएक्टिव पावर भी बढ़ रहा है। तो आपका रिएक्टिव पावर, अगर आप ओवरऑल हम देखेंगे कैसे आपका सिस्टम में ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो अगर पहले आपका रिएक्टिव पावर ऐसे आ रहा था, बड़ी डायग्राम मुझे लेनी पड़ेगी। तो आपका एक्टिव पावर अगर पहले ऐसे था, अब आपको क्या मिलेगा, इसका डबल मिल रहा है एक्टिव पावर। और आप देख रहे हो कि आपका सिस्टम अगर आप पुराने में देखोगे इस जगह पे ही आपका सिस्टम क्या हो रहा था, एट डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री के बाद अनस्टेबल हो रहा था। यहाँ पर तो डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर भी अभी आपका सिस्टम स्टेबल रीजन में ही है। इसके बाद आपका फिर अनस्टेबल रीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहीं से थोड़ा ये चीज समझ आएगी कि स्टेबिलिटी को भी ये इम्प्रूव कर रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं ऑफ रिएक्टिव पावर, तो पहले हमें रिएक्टिव पावर कुछ ऐसे आ रहा था,
अब जो आपको रिएक्टिव पावर आएगा वो इसका डबल आ रहा है। तो आपका जो रिएक्टिव पावर है दैट इज ट्वाइस इसकी मैं एक बेटर डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाता हूँ।